खंड में धर्म नहीं है, कर्म में धर्म है। इस बात को जानना पड़ेगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, ये जो सारा रिलीजियोसिटी क्रिएट किया गया ना, इसके पीछे का सिंपल एक सिद्धांत है कि वो क्रिएट इसलिए किया गया था कि आप कहीं भटक जाएं तो आप मंदिर को देखें तो आपको याद आए कि आपका उद्देश्य क्या है। उसका मतलब मंदिर को एम्पावर करना नहीं था, ये तो ईस्टर्न फिलॉसफी कभी रही ही नहीं है। उसका तात्पर्य आपको एम्पावर करना। और यहां भी कभी बड़ी अच्छी बात कहता है, लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, किस घमंड में घूम रहा है पुष्प चढ़ाने वाला। वंस अगेन नमस्ते, वंदे मातरम, जय गंगा मैया की। लंच का टाइम है, हमें पता है आप लोग थोड़ा थक भी गए होंगे, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए होंगे, सो वी विल ट्राई टू कीप दिस सेशन लाइट एंड एंटरटेनिंग। मनु जी, we'll try that. So welcome to the panel, Manu ji, और it's an honor to sit here and share the stage with you because like you, I also believe that सस्टेनेबिलिटी का जो रास्ता है वो स्पिरिचुअलिटी से होकर के गुजरता है। और सनातन धर्म में बहुत ही खूबसूरत चीज हमें सिखाई जाती है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। और आज की डेट में जो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के कोलाहल का रिफ्लेक्शन है, हमारी जो लैक है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उसी का रिफ्लेक्शन है जो हम बाहर देख रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो आजकल के युवा बच्चे ये सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी तो ऐसी चीज़ है जो हम अपने 40s और 50s में करेंगे। अभी तो हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, हमें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, हमें अपने पार्टनर ढूंढना है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना है, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी 20s में प्रैक्टिस करके सक्सेस अचीव करी जा सकती है? सबसे पहले आई होप आई कैन स्पीक इन हिंदी, कंटिन्यू इन हिंदी। सबको हिंदी चलेगा या इंग्लिश? यहाँ पर तो जर्मनी से भी लोगों ने आके हिंदी बोल दी है, तो जरूर चलेगी और दौड़ेगी भी। वैसे भी जो बात मातृभाषा में करी जा सकती है वो दूसरी भाषाओं में स्वाद नहीं आता। बिल्कुल। वैसे भी लंच का टाइम है तो स्वाद की बात हम कर ही रहे हैं। आपने पूछा कि क्या 20 वर्ष की आयु में या उससे छोटे में, या उससे छोटे में, क्या जो छोटा शिशु है उसकी सबसे पहली आवश्यकता, सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? आई थिंक प्रेम, बिलोंगिंगनेस। एब्स्ट्रैक्ट में बाद में जाता है। श्वास लेना, प्राणवायु, उससे बुनियादी आवश्यकता तो हम किसी की नहीं हो सकती। और किसी को लगता है तो मेरे साथ आइए, 2 मिनट सांस रोक के देखिए और फिर किसी और आवश्यकता के बारे में मुझे सोच के दिखाइए। तो अगर वो प्राण इतना आवश्यक है कि 40 सेकंड बाद ना आप बॉयफ्रेंड के बारे में सोच पाएंगे, ना गर्लफ्रेंड के बारे में, ना भोजन के बारे में, ना करियर के बारे में, अगर आपने 40 सेकंड सांस रोका हो, आप सिर्फ ये सोच पाएंगे कि अगला सांस कब लिया जाएगा। और हमारी पूरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसी सांस को तृष्णा भाव से देखने का कार्य है। वो सोहम का कार्य है और कुछ नहीं है। तो अगर हम यही नहीं कर रहे हैं तो क्या हम जी रहे हैं? और यही मैं बात करता हूं कि क्यों मैं बात करता हूं इको स्पिरिचुअलिटी की रादर देन मॉडर्न कन्वेंशनल एनवायरमेंटलिज्म। बिकॉज अगर आप देखें तो मॉडर्न कन्वेंशनल एनवायरमेंटलिज्म इज ट्राइंग टू एड्रेस और मिटिगेट अ क्राइसिस इन अ वेरी रिएक्शनरी वे। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि देखिए वायु बहुत प्रदूषित हो गई है, जल बहुत प्रदूषित हो गया है, हमारे बच्चे कहां से सांस लेंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे, हमने किस कारणवश ये सारी व्याधियां, ये सारे रोग उत्पन्न किए, उस कारण में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम कोई भी हल प्रस्तुत करें, कोई भी हल, वो न केवल अपूर्ण रहेगा बल्कि वो उस समस्या को और उग्र रूप से बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि हम अपनी ईगो में आके स्पिरिचुअलिटी को बिसरा के ये सोचते हैं कि, बोलते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, कि जो पूरी प्रकृति है उसका निर्माण शायद इसलिए हुआ है कि मैन
वुमेन का भी नहीं, मैन की एग्रेडाइजमेंट ऑफ हिज सेंसरी प्लेजर्स, करेक्ट। और उसी की वजह से जब प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर होता है, जब डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट होता है, तो हम अपनी कन्वीनियंस को सॉल्व करने के लिए ये सोलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट, ये टाइडल एनर्जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जब ये हमारी पूजा हो जाएगी, जब हम नॉन डुअलिटी, अद्वैत की बात करेंगे कि कोई फर्क ही नहीं है, और उसे हम क्वांटम उसमें समझेंगे कि हिग्स फील्ड है, सब कुछ इसी से निकला है, सब कुछ इसी में चला जाएगा, तब हम समझ पाएंगे कि समस्या क्या है। कि ये जो माया का इल्यूजन है ना, जो ये बताता है कि मनु अलग है और संजीवनी अलग, ये भिन्नता है, ये अविद्या है। जो मैं आपके साथ करता हूं वो मैं अपने साथ करता हूं, जो मैं वृक्षों के साथ करता हूं वो मैं अपने साथ करता हूं, जो मैं पशुओं के साथ करता हूं, जो धरती के साथ करता हूं, जो पत्थर के साथ करता हूं, वो मैं अपने साथ करता हूं। जब हम इस सोच से सोचेंगे, इस समस्या का समाधान तभी मिल पाएगा। और मेरे हिसाब से तो जब हम पैदा होते हैं, जो आपने प्रश्न पहले किया था, जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता होता है ये पॉल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस बाद में हमारे ऊपर थोपा जाता है। तो बात ये नहीं है कि हम अब स्पिरिचुअलिटी सिखाएं, बात ये है जो रूमी ने कही थी कि स्पिरिचुअलिटी या प्रेम के मार्ग में जो बाधाएं हमने उत्पन्न की है, हम उसे कितने अच्छे रूप से हटा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू बट अनलर्निंग व्हाट द वर्ल्ड हैज टॉट अस। जो दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और हम बेसिक चीजों से दूर चले जा रहे हैं, हमें बस उसको अनलर्न करके वापस अपने मूल रूप में वापस आना है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना है। मेरा अगला प्रश्न है कि इंडियन फिलॉसफी, स्पेशली वैदिक फिलॉसफी में ऐसे आपको लगता है कि उसका कोई रोल है या उससे हम कोई लर्निंग्स ले सकते हैं आज की इकोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए? इतनी सारी लर्निंग्स हैं कि मतलब वो सेशन आपको 10-12 करने पड़ेंगे। लेकिन मैं गीता का एक श्लोक जो मैंने अभी बात कही उसको मैं बताऊंगा आपको। असत्यम अप्रतिष्ठानम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यात है। जब हम अपने आप को इस प्रकृति से भिन्न पाते हैं तो हम ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से हम सिर्फ अपना भला चाहते हैं, और इसी वजह से हमारा जीवन जो है वो नारकीय हो जाता है। दूसरों का जीवन है वो नारकीय हो जाता है, क्योंकि ये मेरा और दूसरे का जो भेद है ये अज्ञानी ही क्रिएट करते हैं। राइट। उसके अलावा आप कुछ भी उठा लीजिए, हमारे यहां तो 4 आश्रम वर्ण व्यवस्था में बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य वनों में होता था, गृहस्थ आश्रम जो है वो शहरों में विकसित हुआ। उसके बाद जो तीनों आश्रम है वो तीनों आप प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करते थे वनों। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी जो पहली सील मिली है पशुपतिनाथ सील, उस पर आप देखेंगे कि पशुपतिनाथ जी एक योगिक मुद्रा में बैठे हैं और आसपास सारे जानवरों का आपको पाएंगे कि डिपिक्शन वहां पे है। और जब दिस ब्यूटिफुल मेटाफोरिकल डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड पशुपतिनाथ, when you look at it, and I saw these lines in the morning itself, तो एक यंग कवि यही कानपुर के जब उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं, और यह समाहित करता है हमारे सारे विचार को। वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध। आप ध्यान से सुनिएगा, वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप, कर्पूर अंगधर भस्म संग, वो पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वो एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वो परम पुरुष है पर्याप्त, वो सर्वयोनि उद्धार द्वार, इस अखिल विश्व का एक सार, वो प्रखर तेज धन अंधकार, इस महासिंधु का तेज द्वार। महासिंधु गैलेक्सी की बात कर रहे हैं।
वो एक शब्द कुल वेद ज्ञान, दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष। लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, नर्तन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर शीश चंद्र और गंग जटा है, अद्भुत रूप विराट छटा, जब कालकूट विषपान किया तब नीलकंठ जग नाम दिया। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही। अब इसमें जो मैसेज है, देखिए, एक तो आप देखिए, द एंटायर कॉस्मोस इज बीइंग एड्रेस्ड, द कॉस्मोस विद इन, द कॉस्मोस विदाउट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, व्हाट वाज चित्रकूट, व्हाट वाज हलाहल? It was a pollutant. It was such a devastating pollutant that if one drop fell on earth, that area would have been rendered non-arable for ages. What did Shiva do? He took that pollutant and he kept it in his throat and was thus named Neelkant. Now, अपने उद्देश्यों के लिए जिन्होंने अमृत पान किया था, वो देव कहलाए, और सबकी भलाई के लिए, प्रकृति की भलाई के लिए जिन्होंने विष पान किया था, वो देवों के देव महादेव कहलाए। इससे बड़ा मैसेज, इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? कहीं पे मैंने आपको गीता का बताया, कृष्ण क्या बात करते हैं, दोबारा मैं काव्य रचना में आपको बताऊंगा दिनकर जी की। जब दुर्योधन उनके सामने आते हैं तो क्या कहते हैं कृष्ण? तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? और अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए क्या सिर्फ अपनी परिभाषा लिखते हैं? वो इस डिस्कनेक्ट को साफ तौर पे तोड़ देते हैं और क्या कहते हैं? यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत झूलता है मुझमें, संहार फूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दित्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पद मेरे हैं, दित्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर दृढ़ है, तो दृश्य अकांड देख मुझमें, सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। एंड आइसोलेशन वर्सेस यूनिटी, जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है? हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? एंड दिस रैट रेस, what does it do? It is pushing us towards this sunapan, this isolation, this disconnection. And the only way out for healing within and without is this message of eco-spirituality. And you are all able future leaders. There's something I like to there's a biblical story that I really like. That when God was creating, He looked at water, and in the image of water, He created fishes. He looked at the sky, and the image of sky, He created birds. He looked at earth, and in the image of earth, He created the trees. Then He looked at Himself and He said, who's going to enjoy this creation, this beautiful creation? He looked at Himself and created us. Now, if you reverse logically think in this story, you take the fish out of water, what happens? They die. You take the birds out of the sky, they are not birds anymore. You take trees out of the earth, they die. Similarly, you take us out of God, we die.
How do you take us out of God? What is God? The second part of the story tells you God is nothing but his attributes. Attributes are truth, love, compassion, justice. So remember, whenever anything you're doing, you're moving towards truth, love, compassion, and justice. Whatever you do AI, you create something, you're in farming, whatever. If you're moving towards that, you're alive. And if you're not moving towards that, forget about birds and saving the bees and saving the climate and saving the earth. The earth has been here for 5 billion years. Exactly. It knows how to take care of itself. It's seen worse. It's seen bombardment from the meteorites. It's seen super volcanoes. It's seen tectonic shifts. It's seen 6 ice ages. It's seen solar storms. It's seen geomagnetic storms. You have done nothing yet to destroy it. Just look at the fact, if you take yourself out of God, you will die. Earth will take care of itself. It will replenish Very, again. very beautifully said. Very beautifully said. अभी 22 तारीख को अर्थ डे आने वाला है और आप मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे कि हम जो एनवायरनमेंट स्पेस में काम करते हैं, हमारे पास ईमेल्स और फोन कॉल्स बढ़ जाते हैं इस टाइम ऑफ द ईयर में. हम इसे सहालत कहते हैं अपनी. हर किसी को एकदम से याद आ जाता है कि हमें पृथ्वी को बचाने की जरूरत है, प्रकृति को बचाने की जरूरत है. जबकि सच्चाई ये है कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है. तो अगर हम प्रकृति को बचा रहे तो इनडायरेक्टली हम खुद को बचा रहे हैं. हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम प्रकृति को बचा पाए. सो सेव नेचर तो मुझे सबसे बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट लगता है. कमिंग बैक टू पशुपतिनाथ, मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहती हूँ. मैं हर संडे गंगा घाटों की सफाई करती हूँ और अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो हम बहुत सारे मात्रा में, मतलब मैं कहूँगी कि 60 to 70% मात्रा में जो हम सॉलिड वेस्ट उठाते हैं गंगा घाटों से, वो रिलीजियस वेस्ट होता है. मोस्टली हमारे धर्म का ही होता है. और अभी हमने रिसेंटली देखा किस तरह से वीडियोस दिखाए गए कि 11,000 लीटर दूध नर्मदा जी में बहा दिया गया. और वीगन होने के बाद जब मैंने सच्चाई जानी कि डेयरी इंडस्ट्री में कितनी क्रूएल्टी हो रही है, तो महादेव और पशुपतिनाथ की भक्त होने की वजह से और सनातनी कल्चर और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से अब मेरे अंदर से वो इच्छा खत्म हो गई है कि मैं डेयरी कंजम्पशन का एक पार्ट बनूं. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सनातन धर्म हमें काइंडनेस सिखाता है, हमें प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर सिखाता है, तो हमने अपनी गंगा माँ का ये हाल क्यों किया? संजीवनी जी, लेट्स नॉट थ्रो द बेबी अवे विद बाथ वाटर. जरूरी नहीं है कि जो पाखंड हमें दिखता है वो धर्म हो. आप अगर पाखंड के हिसाब से चलेंगे तो राम और रावण में से पूजा ज्यादा कौन करता था? रावण. कौन ज्यादा बड़ा शिव भक्त था? रावण. किसके पास सारे हथियार थे? किसने सारे ग्रहों को इतना विवश कर रखा था कि अपने कारागार में डाल रखा था? जीत किसकी थी? राम. तो पाखंड में धर्म नहीं है, कर्म में धर्म है. इस बात को जानना पड़ेगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, ये जो सारा रिलीजियोसिटी क्रिएट किया गया ना, इसके पीछे का सिंपल एक सिद्धांत है कि वो क्रिएट इसलिए किया गया था कि आप कहीं भटक जाएं तो आप मंदिर को देखें तो आपको याद आए कि आपका उद्देश्य क्या है. उसका मतलब मंदिर को एम्पावर करना नहीं था. ये तो ईस्टर्न फिलॉसफी कभी रही ही नहीं है. उसका तात्पर्य आपको एम्पावर करना. और यहां भी कभी बड़ी अच्छी बात कहता है, लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, किस घमंड में घूम रहा है पुष्प चढ़ाने वाला. याद रखिए, जब जजमेंट होगा ना, और वो हो रहा है, चल रहा है. भाई आपको क्या लग रहा है? हम सुजैन जी यहाँ हैं, इन्होंने बहुत तारीफ की इंडिया की, मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देता हूं. आपको क्या लग रहा है? पनिशमेंट के दौर से नहीं गुजर रहे? कितने दिन हो गए गाजा पे बॉम्ब गिर रहे हैं? कितने दिन हो गए तेहरान पे 1300 बॉम्ब एक दिन में गिरा दिए थे? तेहरान का AQI 90 क्रॉस नहीं किया. गाजा के AQI 100 से ऊपर नहीं गया है. और गाजियाबाद, और हम सबको चिंता है तेहरान और गाजा में क्या हो रहा है. हम 600 AQI में जीवित रह रहे हैं. निकल, कोबाल्ट, आयरन छोड़िए. आप कानपुर से हैं,
आपको पता है नदियों के साथ क्या होता है? हमारी नदियों में यूरेनियम मिल गया है। क्रोमियम। हमारे यहां लेपर्ड्स को जेल में डाला जा रहा है ये कह के, और आप दूध की बात कर रहे हो। दूध छोड़िए, बीफ एक्सपोर्ट में हम कहां पहुंच गए? आपने कहा दूध के बारे में, आपका विद्रोह है। सबसे पहला मिल्क का कमर्शियलाइजेशन किसने किया था? सबसे पहले। अब मैं बोलूंगा, आप चौंक जाएंगे, फिर आप कहेंगे हाँ बात तो सही कह। कंस ने ही तो कहा था सब लोग मक्खन इकट्ठा करेंगे और मेरे पास आके देंगे, मैं उसे बेचूंगा। उस कमर्शियलाइजेशन पे सबसे पहला प्रहार किसने किया था? कृष्ण वासुदेव ने। वो तोड़ते थे ना उन मटकियों को कि मक्खन रहेगा यहां पर, नहीं जाएगा बिकने। यही सात्विकता है। आप हर चीज को कमर्शियलाइज कर देते हैं। खैर, आजकल तो प्रेम को कमर्शियलाइज करा जा रहा है, तो मक्खन और दूध दूर की बात है। तो इसमें आत्मीयता नहीं रहेगी, नहीं मिलेगी, आत्मीयता नहीं मिलेगी, तो सक्सेस के पीछे हम कितना ही भागे, ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना हैप्पीनेस मिलेगी, ना कंटेंटमेंट मिलेगी, और 20 अंग्रेजी के शब्द मैं बता सकता हूं, कोई फायदा नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हमें विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु कैसे बनना है? दूसरे का सिलेबस पढ़ा के बनना है क्या हमें विश्व गुरु? हमारा एक सिलेबस हमें क्रिएट भी नहीं करना है, हमारा सिलेबस बना हुआ है इस संस्कृति में, उस सिलेबस को फॉलो करना है। लेकिन हम दूसरे का सिलेबस पढ़ा के कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे तो विश्व गुरु नहीं। मैं आप चौंक जाएंगे जान के कि आप किसी 12वीं कक्षा के छात्र को यहां बुलाइए, वो आपको टुंड्रा में और टाइगा में क्या फर्क है वो बता देगा। वो आपको यह बता देगा कि कौन कौन सी स्पीशीज आर्कटिक में होती हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि कानपुर में पांडु और नून भी नदी है। वो ये नहीं बता पाएगा कि खैर और पिलांजी जो है वो खत्म हो गया है कानपुर से, क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज यहां आ गई है। और ये हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। सिर्फ दूसरे के भाड़ों के टट्टू बनने को मैं विश्व गुरु बनना नहीं मानता। ये ब्रेन ड्रेन रिवर्स चल रहा है, और सिर्फ यहां पे आप वहां का धन ले आएंगे, वहां के डॉलर्स ले आएंगे। जब तक जो आप कर रही हैं, जब तक इस सात्विकता की संस्कृति, 1 किलो गोमांस के उत्पादन में 26 किलो अनाज लगता है। आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि एक्चुअली देश में ऐसा चल रहा है कि सिर्फ 2 ही जानवरों की बात होती है, कुत्ता एक गाय। लेकिन अगर आप उस पर फोकस करें तो 26 किलो अनाज लगता है, यानी 26 आदमियों का भोजन एक आदमी खा जाता है। जब हम 800 करोड़ इंसान इस धरती पे हैं, जब 42% लोग पूरे विश्व में कुपोषित हैं, जब एक दिन में 19,000 बच्चे अफ्रीका में मारे जाते हैं कुपोषण से, भारत में मारे जाते हैं 19,000 का मतलब है कि एक दिन में 3 9/11 जितनी मौतें हो जाती हैं। और हम इसको कहते हैं दिस इज अ मैटर ऑफ माई डाइटरी चॉइस, दिस इज अ मैटर ऑफ मी वेयरिंग अ लेदर बेल्ट और लेदर शूज। मेरे फेक लेदर के शूज हैं, क्या कुछ खराब दिख रहे हैं आपको? मेरे भी। अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दूसरी स्पीशीज के साथ कर लेंगे तो क्या। अब दूसरा जो आप बात कर रही, इंडिया में ही मैं देख रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे देखिए ना किस प्रकार से आपको बहलाया जाता है। भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप मार्टिना नवराटिलोवा, स्टेफी ग्राफ, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टेलोन, इन लोगों को प्रोटीन नहीं कम पड़ रहा है, लेकिन इंस्टाग्रामर्स को प्रोटीन कम पड़ रहा है। जोकोविक, उनका प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा है। साइंटिफिकली मैं बड़ा आहत होता हूं, छोड़िए स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली ये इतना आहत करने वाला विषय है कि नहीं जी हमें तो एनिमल प्रोटीन चाहिए भी, तो कुछ तो कंपैशन और करुणा रखिए। मैं नहीं कह रहा आप अपनी डाइटरी चॉइसेस बंद कर दीजिए, लेकिन अपने हर चॉइस में आप थॉट लाइए। यही मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एंड दैट्स माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट। व्हाटएवर यू डू, think that there are other species also on this planet and you are sharing the planet with them. You are not the landlord.
and they are not paying you rent, that you can do whatever you want. Very beautiful. So, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी या सस्टेनेबिलिटी को टॉपिक पे लिंक्डइन पे तो बहुत जोर देते हैं, एक टिक बॉक्स की तरह लेके चलते हैं, एक ग्रीन वॉशिंग का पर्दा डाल के चलते हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी में अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है, और आज का स्टूडेंट्स जो हैं आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, आप किसी भी समस्या को एक ही तरह से आप उसका समाधान जो है वो विकसित कर सकते हैं, और वो है कि जब तक हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करेंगे, आगे अंशुल जी का सेशन होगा, इसी के ऊपर होगा, पहले भी सर ने बोला था, सुजैन जी ने बोला था कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंफॉर्मेशन का जो बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, जो टॉक्सिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, उससे हमें पता सब हो जाता है, हम कॉन्शियसली जानते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट द मोमेंट यू गेट इनटू द लस्ट ऑफ सक्सेस, ecology is always crucified on the altar of economy. So if you want to change that, we need to start thinking deeply, to start contemplating, reflecting, meditating, and we should have time for that. इसीलिए शायद पहले भी कहा गया कि पंक्चुअलिटी इतनी जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि आप, ठीक है, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ टॉयज खरीद लेना, बड़ी गाड़ियां, बहुत अच्छी गाड़ियां, बहुत अच्छे घर बना लेना ही हमारा उद्देश्य है, या हैप्पीनेस हमारा उद्देश्य है, कंटेंटमेंट हमारा उद्देश्य है, सेटिस्फैक्शन? इस पे तो मैं आऊंगा ही नहीं, अभी बहुत दूर की बात होगी, लेकिन क्या ये 3 पिलर्स नहीं है जो हमारा एंडेवर होना चाहिए? क्या जल्दबाजी में, क्या सक्सेस की होड़ में, क्या इस रैट रेस में हमें वो मिल पाएगा? तो जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो इमटेरियल है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कहाँ जाएंगे। देखिए, रेजर कितना शार्प है ये मायना नहीं रखता, उसका यूसेज क्या है ये मायना रखता है। चाकू से आप हत्या भी कर सकते हैं, चाकू से आप स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, और सर्जरी भी कर सकते हैं। चाकू टेक्नोलॉजी की तरह है। आपका माइंडसेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे उसी पे आग्रह करना चाहूंगा कि हम बैठे, किसी और का उद्देश्य ना मेरा सुने ना किसी और का सुने, आप अपना सुने, और उसके लिए एटलीस्ट आपके पास अपना सुनने के लिए अपने आप के साथ समय होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप के पास, अपने आप को रिफ्लेक्शन का, थिंकिंग का, एनालिसिस का एंड मेडिटेशन का टाइम ही नहीं दे रहे, तो सब क्या है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमने बोला कि हम सब अपने साथ समय बिताना भूल गए हैं। आज के डेट में अगर 1 घंटा आपको अकेले दे दिया जाए तो शायद आप रील स्क्रॉल करने में लगाएंगे। मैं खुद, मेरी टेंडेंसी है कि फोन उठा करके देखने लगती हूँ। तो अपने साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक आज के पैनल डिस्कशन में जितने भी हमने सवाल करे, उसका जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि कोई भी काम गलत या सही नहीं होता। माइंडफुलनेस और किस इंटेंट के साथ किया जा रहा है, आप कॉन्शियस होकर के कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या चाहे वो स्टार्टअप में आपका एक अटेम्प्ट, उन सब में अगर आप कॉन्शियस होकर के करेंगे, कंजम्पशन जो है वो अगर कॉन्शियस होगा, इंटेंट अगर कॉन्शियस होगा, फॉर द हायर गुड होगा, तो सारी चीजें जस्टिफाइड होती चली जाती हैं। वहीं पर आपको अपना बैलेंस मिलता है। आखिरी में कोई मैसेज आपका, और उसके बाद हम पैनल से क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि मुझे बोला गया है हमारे पास समय कम है। आई थिंक पूरा टॉक ही एक तरह से मैसेज था। तो मैं yes, definitely. I think he deserves a huge round of applause because बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेसिक रिमाइंडर्स।